हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे हाइपोटेंशन के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में और उसके सिम्टम्स के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज हाइपोटेंशन। तो किसी भी प्रकार से होने वाले ब्लड प्रेशर में कमी को हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। आमतौर पर बड़ों में ब्लड प्रेशर 560 mm पर Hg हो से कम मिलने पर हम उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी कि जब किसी को जो है एडल्ट में जो है 90/60 mm पर Hg कि ये वैल्यू अगर बीपी में आ रही है तो इस रेंज को जो है हम जो है लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। सबसे पहले हम वर्ड के माध्यम समझते हैं कि अगर आपको कहीं पे हाइपो वर्ड लिखा आ गया है तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे कमी की बात की जा रही है, यानी कि हाइपो में कमी होता है। और अगर किसी कहीं पे आपको हाइपर लिखा मिल जाए तो वो उसका मतलब जो है ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आपको कहीं, जैसे आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हाइपोटेंशन है तो इसका मतलब यहाँ पे जो है कमी की बात की जाती है। और साथ में यहाँ पे देखिए हाइपरटेंशन है तो यहाँ पे जो है ज़्यादा की बात की जाएगी। चलिए अब चार्ट के माध्यम समझते हैं कि लो ब्लड प्रेशर की रेंज क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। अगर जो है किसी की जो है सिस्टोलिक में जो है 120 mm Hg बटे सिस्टोलिक में जो है 80 mm Hg पाया जाता है तो वो जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाता है। यानी कि जब जो है 120/80 आ जाए तो समझ जाइए वो जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। और साथ में अगर कहीं पे 90/60 आपको देखने को मिलता है तो वहाँ समझ जाइए लो ब्लड प्रेशर होता है। और साथ ही साथ कहीं पे आपको 60/40 देखने को मिल जाए, यानी कि सिस्टोलिक जो है 60 हो और डायस्टोलिक जो है 40 यानी 40 हो तो वहाँ पे टू लो ब्लड प्रेशर पाया जाता है। अगर ऐसी अवस्था पाई जाती है तो आप तत्काल जो है उस पेशेंट का इलाज करवाएं। और साथ ही साथ अगर कहीं पे 50/33 mm पर Hg पाया जाता है, यानी कि सिस्टोलिक 50 हो और डायस्टोलिक 33 हो तो वहाँ पे जो है डेंजर लो ब्लड प्रेशर होता है। ऐसे केस में पेशेंट को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए समय रहते पेशेंट का जल्दी से इलाज कराया जाए। इस प्रकार की अवस्थाओं को, जो ये अवस्थाएं हैं, इन प्रकार की अवस्थाओं को हाइपोटेंशन कहा जाता है। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन, यानी कि हाइपोटेंशन के प्रकार के बारे में। लो ब्लड प्रेशर होने के 3 प्रकार होते हैं जो हम पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है सिम्पटोमिक हाइपोटेंशन, यह जो है लक्षणों के आधार पे इसको पहचाना जा सकता है। और दूसरा है एसेंशियल हाइपोटेंशन और तीसरा है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी कि ऊर्ध्व स्थितिज अल्प रक्तदाब होता है। अब हम समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, विस्तार से समझते हैं सिम्पटोमिक हाइपोटेंशन के बारे में। तो इस प्रकार के हाइपोटेंशन में रोग डिजीज सेवेरिटी के अनुसार एक्यूट तथा क्रोनिक सिम्टम प्रकट होते हैं। इसमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में समस्या होने लगती है, और साथ में पैलोर स्किन होने लगती है, स्वेटिंग होने लगती है, और साथ ही साथ वीकनेस की समस्याएं देखने को मिल सकती है। और कभी कभी ब्लड प्रेशर कम हो जाने से पेशेंट को अनकॉन्शियस हो सकता है। नेक्स्ट है एसेंशियल हाइपोटेंशन। इस प्रकार के हाइपोटेंशन बिना किसी कारण के होता है। इस प्रकार के हाइपोटेंशन जो है केवल पेशेंट जो है 3% पाए गए हैं, और इसमें कोई स्पेशल सिम्टम्स नहीं होते हैं। एसेंशियल हाइपोटेंशन की समस्या जो है फीमेल्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है।
थर्ड है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इस प्रकार का हाइपोटेंशन कम समय के लिए होता है तथा इसमें वर्टिगो की स्थिति होती है। कोई पेशेंट जो है कोई हार्ड वर्क कर रहा है और अचानक से खड़ा हो गया है तो उसको वर्टिगो की समस्या होने लगती है। तो इस प्रकार की समस्याओं को जो है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है। इस प्रकार के हाइपोटेंशन में सबसे कॉमन बात यह होती है कि पेशेंट के खड़े होने पर भी ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और जबकि पल्स रेट जो है वैसे की ही वैसे रहती है, यानी कि इसमें जो है बीपी जो है वो डाउन हो जाती है और साथ में पल्स रेट जो है सेम वैसे ही रहती है जैसी पहले थी। तो इस प्रकार के सिम्टम्स आपको कहीं दिख जाएं तो समझ जाइएगा वहाँ पे आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है। अब हम केज ऑफ हाइपोटेंशन यानी कि हाइपोटेंशन हो जाने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो फिजिकली वीकनेस, अगर आपको कोई शारीरिक वीकनेस या कमजोरी है तो आपको हाइपोटेंशन की समस्या हो सकती है। शरीर में पानी की कमी तथा टाइम पर भोजन न लेने पर भी इसकी समस्या देखी जाती है, यानी कि हाइपोटेंशन की समस्या देखी जाती है। अधिक फिजिकली तथा मेंटली वर्कलोड करने पर भी हाइपोटेंशन की समस्या हो जाती है और साथ ही साथ जो है अधिक उपवास यानी कि अधिक फास्ट रखने पर भी पेशेंट को या किसी को हाइपोटेंशन की समस्या देखने को मिलती है। और ज़्यादा ब्लड लॉस होने पर भी, यानी कि जब किसी को किसी प्रकार की ब्लड लॉस हो गया हो, यानी कि किसी महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के टाइम, माहवारी के टाइम काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है या कोई एक्सीडेंटल केस होने पे कोई ब्लड लॉस हो जाए या किसी अन्य समस्याओं से ब्लड लॉस हो जाए तो वहाँ पर भी हाइपोटेंशन देखा जाता है। और साथ ही साथ हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होने पे, यानी कि महिलाओं में हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होने पर भी हाइपोटेंशन की समस्या देखी जाती है। और साथ ही साथ जो है डायरिया, कॉलरा की वजह से जो फ्लूइड लॉस हो जाता है तो उसमें भी हाइपोटेंशन की समस्या देखी जाती है। और साथ में ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन की कमी होने पर भी हाइपोटेंशन की समस्या होने लगती है। जब आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है कम हो जाता है तो पल्स रेट जो है प्रायः बढ़ जाया करती हैं। इनके सिम्टम्स कैसे समझते हैं कि क्या क्या समस्या हो तो समझ जाइए कि उसकी बीपी लो हो गई या हाइपोटेंशन की समस्या हो गई है। ऐसी दिक्कतें हाइपोटेंशन की समस्या होने पे पेशेंट को या व्यक्ति को नीजिया की समस्या हो सकती है, यानी कि जी घबराने की समस्या होने लगती, जी मचलाने या जी घबराने की समस्या होने लगती है। वोमिटिंग यानी कि उल्टी की समस्या होने लगती है। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है चक्कर आना, यानी कि चक्कर आने की समस्या देखी जाती है। अगर ऐसे आपको सिम्टम्स कहीं देखने को मिल जाए तो समझ जाइए कि हाइपोटेंशन की समस्या पेशेंट को है। और साथ ही साथ उस पेशेंट को हेडेक हो सकता है, यानी कि सिर में दर्द हो सकता है। और साथ ही साथ वीकनेस की महसूस हो सकती है, यानी कि कमजोरी काफ़ी हद तक महसूस हो सकती है। और साथ ही साथ डल फेस एंड लेजीनेस या आलस टाइप का आ सकता है, यानी और साथ ही साथ अब आपका फेस जो है पूरी तरह से डल हो जाएगा। तो समझ जाइए अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे सिम्टम आपको कहीं देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाइए वहाँ पे हाइपोटेंशन की समस्या पेशेंट को है। बात करते हैं अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर आप किसी को जो है हाइपोटेंशन की समस्या हो गई है तो उसको जो है कौन सी दवा देकर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो फर्स्ट टैबलेट जो है फ्लोरिकॉड टैबलेट। इसके कंपोजिशन के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें जो है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन पाया जाता है जो 100 mcg की मात्रा से मार्केट में अवेलेबल होता है। इसके डोज के बारे में बात करें तो 100 to 200 mcg पर डे, यानी कि 100 से 200 mcg पर डे दिया जाता है पेशेंट को। अगर किसी समस्या हो गई है हाइपोटेंशन की तो इस डोज से पेशेंट को ये मेडिसिन दी जा सकती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है सिपमिडो। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसके कंपोजिशन जो है मिडोड्राइन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 की मात्रा से मार्केट में अवेलेबल है।
और इसकी डोज के बारे में बात करें तो 2.5 से 10 mg ओरली एवरी 8 आवर, यानी कि प्रत्येक 8 घंटे में 2.5 से 10 mg ओरली पेशेंट को देना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है डिस्टिनोन। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो पाइरिडोक्सिगेमाइन होता है। यह मार्केट में जो है 60 मिलीग्राम की डोज से अवेलेबल है। और साथ ही साथ दवाओं के साथ साथ अन्य प्रकार के भी ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं, जैसे कि अन्य प्रकार के ट्रीटमेंट या केयरिंग की जा सकती है। तो पेशेंट को जो है कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए और साथ ही साथ नॉर्मल सलाइन आईवी रूट से चढ़ाना चाहिए, यानी कि जब हाइपोटेंशन की समस्या हो तो CBR के साथ साथ NS या नॉर्मल सलाइन पेशेंट को चढ़ानी चाहिए और ORS की डोज बार बार पेशेंट को पिलाते रहें ताकि डिहाइड्रेशन न हो पाए। और साथ ही साथ विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए और साथ ही पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक लेना चाहिए ताकि उसका जो है BP मेंटेन हो सके। साथ ही साथ पेशेंट को जो है विटकोफाल सिरप देना चाहिए। इसकी डोज के बारे में बात करें तो इसकी डोज जो है 10 to 15 ml PD पेशेंट को दिया जा सकता है अगर कोई एडल्ट पेशेंट है तो। नेक्स्ट है कैप्सूल है। पेशेंट को जो है नेक्स्ट कैप्सूल भी दे सकते हैं एट्रिन। इसमें जो है साइनोकोबालामिन, फेरस, पिमरेट एंड फोलिक एसिड पाया जाता है। इसको जो है पेशेंट को जो है OD की डोज से पेशेंट को आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ बेस्टोजाइम सिरप भी पेशेंट को दिया जा सकता है ताकि उसका डाइजेशन सिस्टम भी सही हो सके। और साथ ही यूनिनजाइम टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और साथ में एंटीगास्ट्रिक टैबलेट रेंटेक DSR का इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही पेरिसेट 8, यानी कि जब बहुत ज़्यादा जी मिचला रहा हो या निजिया वोमिटिंग की शिकायत हो तो ओंडानसेट्रॉन 8 mg की टैबलेट जो है पेशेंट को देना चाहिए। और साथ में अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो साथ में आप उसको डायनापार टैबलेट भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ एस्टिमेटिल MD यानी कि माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट पेशेंट को दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या होने पे NS या DNS पेशेंट को जो है IV रूट से चढ़ाया जा सकता है। और साथ ही साथ ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट यानी कि ORS का घोल जो है पेशेंट को बार बार पिलाते रहना चाहिए ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।